राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या हो सकता है कि हिना साहब को एमएलसी बनाकर भेजा जाए? ये भी हो सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन एक बड़ा चेहरा थे और उनके पीछे जो उनके समुदाय के लोग थे वो आते थे और वो कहते थे कि मेरे एक ही नेता है लालू प्रसाद यादव। सहनी समुदाय का नेता अगर बीजेपी के थ्रू एमएलसी बनकर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि संदेश देने का प्रयास मल्लाह समाज को किया जाएगा। लेकिन क्या सातों के सातों पर एनडीए फिर से कब्जा जमा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा का जो समीकरण है अब बदल गया है। विधानसभा कोटे की सीटें हैं तो एक बात ये तय है कि वोट जो देने वाले लोग होंगे वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बिहार में एमएलसी चुनाव की चर्चा भी काफी तेज है। राजनीतिक गलियारों में इस वजह से भी काफी गर्माहट है। एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। एमएलसी चुनाव 7 सीटों पर होने जा रही है। विधानसभा कोटे की खाली पड़ी 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होंगे। अधिसूचना जारी है। कौन कौन से चेहरे हैं, आखिरकार किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, कौन कौन से चेहरे को उम्मीदतन भेजा जा सकता है, तमाम प्रक्रिया पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन, पहले अधिसूचना के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या है, कैसे है? देखिए, पिछले दिन यानी कि बुधवार की देर शाम जो चुनाव आयोग है उसने बिहार में विधानसभा कोटे के 7 सीटों पर चुनाव से संबंधित एक सूचना जारी की और ये जानकारी दी कि कार्यकाल जो है इन 7 सदस्यों का वो 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उसके पहले इन सीटों पर चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अगर इन 7 सीटों की बात करें तो ये सातों के सातों सीटें एनडीए कोटे की हैं, यानी बीजेपी के 2 और 5 जो है सदस्य हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं और बीजेपी के भी जो 2 कोटे की सीटें हैं उसमें उसके 1 सदस्य हैं और दूसरे मुकेश सहनी वीआईपी के हैं जो 1.5 साल के कार्यकाल पर पहुंचे थे। अब हम आपको ये बता दें कि 9 जून तक, 1 जून से 9 जून तक इस पर नामांकन होंगे और 20 जून को चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। अब जरा नामों को भी हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो सदस्य हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनके जगह पर यह चुनाव कराया जाना है। उसमें सबसे पहला नाम अर्जुन सहनी का आता है, बीजेपी कोटे से एमएलसी के सदस्य हैं। दूसरे हैं कमर आलम, गुलाम रसूल, रोजीना नाजिस, रणविजय कुमार सिंह और सिप्पी सिन्हा। ये पांचों के पांचों जनता दल यूनाइटेड के हैं। और फिर आते हैं मुकेश सहनी जो कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं। अब बीजेपी के कोटे से पिछली दफा तो पहुंच गए थे विधान परिषद, इस बार तो उनका रिचार्ज नहीं होगा, हर कोई जानता है। बीजेपी से टकराव हो गया, पार्टी टूट गई, अब अकेले बचे हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार जो विधान परिषद का पूरा समीकरण है वो क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दे ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो हमारे दर्शकों को। विधान परिषद में कुल 75 सीटें होती हैं और उसमें 5 अलग अलग कोटे होते हैं। पहला होता है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जिसकी 6 सीटें हैं, फिर स्नातक कोटे का 6 सीटें, इस तरह 12 सीटें हो गई। फिर राज्यपाल कोटे के 12 सीटें होती हैं, 24 सीटें हो गई। स्थानीय निकाय कोटा जहां पर अभी चुनाव हुए थे 24 सीटें होती है, उसकी 48 सीटें टोटल हो गई। और उसके बाद आता है विधानसभा कोटे की 27 सीटें, इस तरह कुल होते हैं 75 सीटें। और विधानसभा कोटे की 27 सीटों में से 7 सीटों पर अभी चुनाव कराए जाने हैं और उसी को लेकर यह सूचना जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इस 7 सीटों की, तो सातों के सातों एनडीए के हैं, ये हमने बता दिया। लेकिन क्या सातों के सातों पर एनडीए फिर से कब्जा जमा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा का जो समीकरण है अब बदल गया है। विधानसभा कोटे की सीटें हैं तो एक बात ये तय है कि वोट जो देने वाले लोग होंगे वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। वोट जब भी करे कोई करेगा वो निर्वाचित सदस्य करता है। 243 विधानसभा के निर्वाचित सीटें होती हैं। 243 विधायक इस 7 सीटों को लेकर वोटिंग करेंगे और ऐसे में समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि एक सीट को जीतने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी। तो देखिए,
थोड़ा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे वो गणित निकाला जाता है। कुल सीटें हैं 243, 7 सीटें खाली हो गई, तो 243 बट्टा 7 प्लस 1 यानी 243 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से क्यों करेंगे? क्योंकि 7 सीटें खाली हो रही हैं और 7 सीटों में एक जोड़ कर डिवाइड किया जाता है, तो एक जोड़ देंगे यानी 8 हो जाएंगी। डिवाइड करेंगे तो 30 दशमलव कुछ आएंगे, तो उस जो आपका अंक डिवाइड करने के बाद आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से 31 विधायकों की जरूरत होगी एक सीट को जीतने के लिए। बिहार में जो विधायकों का समीकरण है राजनीतिक दलों के, अगर गुना गणित को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसकी 77 और संख्या है विधानसभा में, यानी 77 विधायक है। तो इस तरह से अगर देखें तो 2 सीटों पर तो वो अपने सदस्य भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन तीसरे सदस्य को लेकर थोड़ा गुना भाग चलेगा। क्योंकि अगर देखें जनता दल यूनाइटेड को, तो जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक हैं विधानसभा में, 43 जीते थे, 2 दूसरे पार्टियों को अपने में मिला लिया तो 45 हो गए। 31 विधायक एक सीट के लिए चाहिए, तो एक तो भेज देंगे, लेकिन दूसरे सीट पर उन्हें दूसरे की सहायता की जरूरत होगी। तो यह हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से उनके विधायकों का समर्थन लेके 2 सदस्यों को एमएलसी बना दे, या फिर अपने जो बचे हुए विधायक हैं 31 के अलावा वो बीजेपी को समर्थन दे दे और बीजेपी अपने 3 सदस्यों को विधान परिषद भेज दे। हो गए आपके 4 सीटों का गुना भाग, तो यहाँ हो गया, बचे 3 सीट। तो ये तीनों के तीनों सीट महागठबंधन को जाएंगे, क्योंकि 76 विधायक जो हैं उनके हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और इसके अलावा 16 विधायक हैं वाम दलों के, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी में हो गए सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। तो 2 एमएलसी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अपना भेजेगी। कौन कौन होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, 2 तो भेजेगी, लेकिन तीसरे को लेकर चर्चा है। कोई कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना एक एमएलसी भेजने का प्रस्ताव आरजेडी को दिया है, आरजेडी ने मंजूर कर लिया है। वहीं कांग्रेस भी कहती है कि हम भी अपना एक भेजना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार का भी महागठबंधन में अगर करीबियां देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की करीबियां अभी वाम दलों से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा उनके सहयोग है। तो उम्मीद है कि वाम दल इस बार एक सीट पर महागठबंधन से अपने किसी उम्मीदवार को एमएलसी बनाकर भेज सकते हैं, तो 3 सीट महागठबंधन को जाएगी। अब चर्चा ये हो रही है कि कौन कौन जाएगा। भैया 5 सीट तो जेडीयू का था, पांचों के पांचों तो जा नहीं सकते, या तो एक जाएगा या 2 जाएगा। अब एक कौन जाएगा, 2 कौन जाएगा, इस पर चर्चा काफी तेज हो ये सकता है कि ये जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उन्हीं 5 में से किसी एक को या किसी 2 को भेज दिया जाए, कोई नया चेहरा आपको दिखाई ना दे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तरफ से अर्जुन सहनी और मुकेश सहनी, दोनों सहनी समुदाय के लोग थे। मुकेश सहनी पहले ही छिटक चुके हैं, तो एक सीट तो उसके पास बचती है किसी को भेजने के लिए, जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में से किसी को अब भेज दे एमएलसी बनाकर। दूसरे हैं अर्जुन सहनी, या तो अर्जुन सहनी को सहनी होने का फायदा मिल जाए और वो दोबारा से एमएलसी बना दिए जाएं, हालांकि उम्मीद काफी कम लगती है, या फिर किसी और सहनी समुदाय के ही किसी नेता को एमएलसी बना के भेजा जा सकता है जैसा माहौल है विधान परिषद में। क्योंकि सहनी समुदाय का नेता अगर बीजेपी के थ्रू एमएलसी बनकर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि संदेश देने का प्रयास मल्लाह समाज को किया जाएगा कि देखिए मुकेश सहनी के रहें ना रहें, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व हमेशा से बीजेपी में रहा है और आपके लिए हम काम करते रहे। देखिए हमने आपके समाज के नेता को एमएलसी बनाकर भेजा। अब अर्जुन सहनी ही रिपीट होंगे या कोई और सहनी जाएगा, इस पर सवाल है। और एक और सीट जो मुकेश सहनी की बची, इस पर कौन जाएगा, इस पर भी चर्चा कई नामों की चल रही है, लेकिन पुख्ता नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए नामों की चर्चा बीजेपी की भी हम नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर एक तो राज्यसभा का गुना गणित लगा हुआ है कि एक सीट पर तो मीसा भारती जा रही है, दूसरे सीट पर कौन जाएगा। अब दूसरे सीट पर नाम आ रहा है हिना शहाब का भी आ रहा है, कई और नामें भी आ रही हैं। तो हिना शहाब का नाम नहीं आ रहा है, उनके समर्थक चाह रहे हैं कि हिना शहाब जाएं, लेकिन नाम तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का आया। कपिल सिब्बल का आया जो कि समाजवादी पार्टी से नामांकन कर दिए, 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ दिए तो किसी को पता ही नहीं चला। और एक और हैं बॉलीवुड के, तो उनका भी नाम आ रहा है। एक है पूर्णिया के खान साहब, उनका भी नाम आ रहा है। एक वैश्य समाज के हैं, उनका भी नाम आ रहा है। एक पांडे जी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर अभी चर्चाएं
जो है वो केवल चल रही हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव क्योंकि पटना आ गए हैं तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि 31 मई के पहले नामांकन या 31 मई तक आपको नामांकन करा लेना है। तो अगर हिना शहाब राज्यसभा नहीं जाती हैं, नहीं भेजती है राष्ट्रीय जनता दल, तो क्या हो सकता है कि हिना शहाब को एमएलसी बनाकर भेजा जाए? ये भी हो सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन एक बड़ा चेहरा थे और उनके पीछे जो उनके समुदाय के लोग थे वो आते थे और वो कहते थे कि मेरे एक ही नेता है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को लेकर उनकी जो वफादारी थी वो किसी से छिपी नहीं। लेकिन जब से उनका निधन हुआ उसके बाद से जो चर्चाएं चली, जिस प्रकार से शहाबुद्दीन के समर्थक लालू प्रसाद यादव पर मुखर होकर बोलने लगे कि उनका सहायता नहीं किया उनके परिवार ने, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए भी ये जरूरी अब हो जाता है कि शहाबुद्दीन की वफादारी का इनाम उनके परिवार को दे। अब या तो राज्यसभा भेज दें, जिसकी उम्मीद कम है कि भेजेंगे, हो सकता है कि एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज दे एक सीट पर। लेकिन एक और नाम मुस्लिम चेहरा में ही बहुत चर्चा में है, वह है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे। आपको बताऊं कि सबसे पहले बहेरा सीट पर 1977 में विधायक बने, लेकिन उसके बाद 1980 से 1990 तक लगातार चुनाव हारते रहे। उसके बाद 1992 में ये एमएलसी बनकर विधान परिषद जा चुके हैं और फिर लालू प्रसाद यादव के साथ लगातार 2015 तक ये चुनाव जीतते रहे। 2005 तक ये बहेरा सीट से ही चुनाव जीते। 2010 से परिसीमन के बाद अलीनगर से चुनाव जीते। 2015 में भी वहीं से वो चुनाव जीते। लेकिन 2020 में उनका जो चुनाव लड़ने का क्षेत्र था वो बदल दिया गया, वो अलीनगर से केओटी कर दिया गया और इस बार 2020 का वो चुनाव हार गए। 4 या 5 हजार वोटों से वो चुनाव हार गए। लोकसभा का चुनाव भी वो लगातार लड़ते रहे हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं। आपको बता दूं कि विधान सभा में 2010 से 2013 तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा कद है। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, तो एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है और आरजेडी के साथ शुरू से हैं। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं और कहा जाता है कि काफ़ी वफादार हैं। इनका अगर चुनाव लड़ने का क्षेत्र नहीं बदला जाता, अगर ये अलीनगर से ही चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत भी सकते थे, लेकिन क्षेत्र बदला गया, इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चुनाव लड़े, हार गए और अभी भी चुप हैं। लेकिन इसलिए हो सकता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी एमएलसी बनाने के लिए चर्चा में आपको आगे दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और है सुधांशु रंजन पांडे। हाल ही में जो स्थानीय निकाय कोटे के एमएलसी चुनाव हुए थे उसमें सारण की सीट से वो आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन लगभग 100-150 के आसपास वोटों से वो सच्चिदानंद राय निर्दलीय बीजेपी के बागी उम्मीदवार से चुनाव हार गए। लेकिन वो एक ऐसा चेहरा है जो युवा चेहरे के तौर पर हैं, तेजस्वी यादव के साथ हमेशा नजर आते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस बार अगर सरकार बन जाती 2020 में तो वो बिना विधायक और बिना विधान परिषद हुए वो मंत्री बन सकते थे। सुधांशु रंजन पांडे इतने करीबी हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भूमिहार के साथ आजकल तेजस्वी नाता भी जोड़ने में लगे हैं, तो हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरा दे दिया जाए, सुधांशु रंजन पांडे को एमएलसी बनाकर भेज दिया जाए। तो 3-4 नाम का जो है वो अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन किसे भेजा जाएगा किसे नहीं भेजा जाएगा ये केवल अभी अटकलें हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो राजनीतिक दलों को ही तय करनी है। मुकेश सहनी भी लगे हुए थे कि उन्हें भी अगर बीजेपी ने छांट दिया तो महागठबंधन का जो एक सीट बचता है आरजेडी के 2 सीटों के अलावा, तो उससे उनको भेज दिया जाए। लेकिन उनसे हमने पिछले दिनों बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अब किसी से उम्मीद नहीं है और जब अपना विधायक होगा तो एमएलसी के लिए जो भी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। फिलहाल का जो समीकरण है वो हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। आपका जो सवाल है आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन। तो पूरा एमएलसी सीट के लिए जो विधानसभा के कोटे से 7 सीटें खाली हो रही हैं उस पर किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से नामों की चर्चाएं हैं, क्यों हैं, पूरा गुणा गणित राजमोहन ने समझा ही दिया होगा। कोई और ऐसा नाम, कोई और ऐसा जिज्ञासा, कोई और ऐसा प्रश्न अगर आपके समक्ष है या फिर कोई आप अपना ही विचार रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, स्वतंत्र हैं, कमेंट कीजिए और वैसा कमेंट कीजिए जिससे कुछ अच्छी चीजें निकल कर आए और कुछ हमें भी समीक्षाओं में
कह सके कि और ज्यादा गहरा प्रभाव डाल सके क्या राजमोहन? तो वैसे करने से ज्यादातर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा रहती है उसकी भी खबरें आम लोगों तक पहुंचती रहती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करते रहिए। आपका कमेंट हमारी टीम बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ती रहती है और उसका भरसक जवाब तलाश कर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।